हेलो बच्चों, आज अपन अपने थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दो लेक्चर में भी अपन ने क्या पढ़ा था? शायद फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना। और सेंट्रोइड पढ़ा था, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालते हैं। सेकेंड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? डीसीस एंड डीआर्स के बारे में। और ये भी मैंने बताया था कि डीसीस और डीआर्स जो है वो इस चैप्टर के बैकबोन है। जब तक आपको डीसीस डीआर्स पे कमांड नहीं आएगी तब तक आपको ये चैप्टर नहीं आ सकता। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। डीसीस डीआर्स में तो आपको बता चुके थे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देता हूँ आपको डीसीस और डीआर्स के बारे में। डीसीस अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो उन एंगल्स का कॉस, उन एंगल्स का क्या? कॉस, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या होते थे? लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते थे। अरे बात समझ में? और डायरेक्शन कोसाइन को अपन रिप्रेजेंट किससे करते थे? एल, एम और एन से। मतलब कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा ये किसके इक्वल? एल के इक्वल। कॉस बीटा जो है ये किसके इक्वल? एम के इक्वल। और कॉस गामा जो है वो किसके इक्वल? एन के इक्वल। तो ये जो एल, एम, एन होते हैं वो क्या होते हैं? लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था डीआर्स के बारे में। डीआर्स क्या होते हैं कि अगर एल, एम, एन किसी लाइन के डीसीज है, एल, एम, एन किसी लाइन के क्या है? डीसीज है। और एबीसी जो है वो क्या है? तीन नंबर है, सच दैट एबीसी तीन नंबर है सच दैट एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी, ये जो रेशो है वो क्या हो जाए अपने पास? इक्वल हो जाए। अरे बात समझ में? एल, एम, एन तो क्या है? लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। और ए बी सी ये तीन ऐसे नंबर हैं जिनके कारण एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी का जो रेशो है वो क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो अपन क्या बोलते थे कि ए बी सी जो है वो लाइन के क्या कहलाएंगे अपने पास? डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ये अपन ने देखा था कि लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो यूनिक होते हैं, है ना, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। यदि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 2 है तो 2 4 4 ये भी उसी लाइन के डीआरस होंगे। 3 6 6 ये भी उसी लाइन के डीआरस होंगे। तो डीआरस जो है वो अपने पास क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था कि यदि अपन को डीआर्स पता है तो अपन डीसीस कैसे निकालते हैं। तो अपन ने देखा था कि यदि अपन को ए बी सी ये डीआर्स पता है तो अपन डीसीस कैसे निकालते थे? ए डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे करना है अपन को? रूट के अंदर समेशन ऑफ ए स्क्वायर। अरे बात समझ में? ऐसी बी को भी अपन किससे डिवाइड करेंगे? रूट के अंदर समेशन ऑफ ए स्क्वायर एंड सी अपॉन रूट के अंदर समेशन ऑफ ए स्क्वायर। ये अपने पास क्या कहलाएंगे? अपने लाइन के डीसीज कहलाएंगे। और यहां पर अपन क्या लगा देते थे? प्लस माइनस। ठीक, ये पूरा आपको डिराइव करवाया था मैंने। यहाँ पे रूट के अंदर या फिर सिंपली अपन बोलें कि समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहां तक ये अपन सब बता दिया था। फिर आपको ये भी बताया था कि अगर अपने को 2 पॉइंट पता है तो लाइन के डीआर्स कैसे निकालते हैं। यदि अपन को पता है कि एक लाइन है उस पे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 कॉमा y1 कॉमा z1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो इस लाइन के डीआर्स कैसे निकालते थे? किसी भी एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को माइनस करके। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलो अब अपन इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ तो क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन है, स्कूल में कभी भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला एंगल्स के बारे में भी अपन ने पढ़ रखा था कि दो लाइंस के अगर डीआर्स बताएं तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ थ्री लाइंस, अपन को तीन लाइंस हैं, मान लो L1, L2 और L3, ये तीन लाइंस हैं और इन तीनों लाइंस के अपन को दे रखे हैं क्या? डीआर्स दे रखे हैं। तो देखो ये अपन को क्या दे रखे हैं? डीआर्स। पहली लाइन के डीआर्स क्या है?
1 2 3। दूसरी लाइन के डीआर्स क्या है 1 -2 1। और तीसरी लाइन के डीआर्स जो हैं वो क्या दे रखे हैं 4 1 -2। अब वो अपन से बोल रहा है कि प्रूफ करो कि हर एक लाइन बाकी दो पर क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, प्रूफ दैट ईच लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू। अब इसके लिए अपन ने पढ़ रखा है क्या फॉर्मूला है, अगर दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है जिनके क्या पता है अपन को डीआर्स पता है। पहली लाइन के डीआर्स अगर a1 b1 c1 है, दूसरी लाइन के डीआर्स a2 b2 c2 हैं, तो और उनके बीच के एंगल थीटा है, तो cos थीटा का अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ summation of a1 square and root of summation of a2 square। ये फॉर्मूला पढ़ा था। और इसमें अगर मान लो दो लाइन के बीच के एंगल 90 हो जाए तो cos 90 कितना 0। cos 90 0 मतलब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के बहुत यूज होने वाला है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे लगभग अपन हर क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। अगर मान लो अपन आगे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ में तो ये यूज हो गई। ठीक है ना, कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स में ये रिलेशन होती है। अब यही चीज अपन चलो यहाँ लगा के देखते हैं। सबसे पहले अपन L1 एंड L2 के बीच में देखते हैं, L1 और L2 के बीच में इनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम निकाल के देखो तो क्या निकल के आएगा अपने पास 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 तो ये क्या आ गया 1 -4 प्लस 3 तो कितना आ गया ये 0। जब डीआर्स के प्रोडक्ट का सम मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं L2 एंड L3 के बारे में, L2 एंड L3 के बारे में। तो देखो L2 और L3 के डीआर से लिखे हुए हैं। अब इसमें अपन निकाल के देखते हैं वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू तो क्या आएगी 1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। क्लियर, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 -2 कितना आ गया ये 0। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्लियर है ये चीज। तीसरा और इसका देख लो, चलो यही देख लेते हैं ऐसे L1 और L3 के लिए। तो 1 इंटू 4 4 2 इंटू 1 2 तो 4 प्लस 2 कितना 6 एंड 3 इंटू -2 -6 तो 6 -6 कितना हो गया 0। क्लियर है ये चीज। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके डीआर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। गोल्डन लाइन है, यहाँ पे अपना तारा बना लेना। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आपको। साथ साथ आप लिखते जाए अगर ये इसको क्वेश्चन वगैरह को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर दिस एंड दिस देन फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है देखो, तीन पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स अपन को दे रखे हैं। क्या 1 4 2, ए का कोऑर्डिनेट है 1 4 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं अपन को -2 1 2 और सी के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं 2 -3 4। अब अपन से वो पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ए या फिर एंगल बी या फिर एंगल सी। अपन कोई एक एंगल निकालते हैं, बाकी दो आप निकालना खुद। अब देखो कैसे अपन को, ये एप्लीकेशन है बेटा, इससे आप ये सीख रहे हो कि अगर ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दी जाए तो अपन उस ट्रायंगल के एंगल निकाल सकते हैं, है ना।
तो अपन को ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। मान लो आपसे पूछा गया कि इन ये एंगल निकालना है, ठीक है ना, ए बी और ए सी के बीच का एंगल निकालना है, या आपसे बोल दे कि फाइंड एंगल बी ए सी, ये एंगल आपको निकालना है। तो देखो एंगल अगर निकालना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, दोनों लाइनों के क्या पता होने चाहिए, डी पता होने चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जैसे 2D में यदि दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो अपन को क्या पता होना चाहिए, उसके स्लोप पता होना चाहिए। सिमिलरली 3D में यदि दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो अपन को उन दोनों के क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। अब अपन को डी तो पता नहीं है किसका, ए बी और ए सी, इन्हीं के बीच का एंगल निकालना है ना। अब अपन को डी तो पता नहीं है लेकिन पॉइंट पता है। जैसे ये जो ए बी लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, ए से बी से, और जो ए सी लाइन है वो ए और सी पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या अपन ए बी और ए सी का डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो डी ऑफ ए बी, अगर अपन को ए बी का डी निकालना है, जिस लाइन पे दो पॉइंट अपन को पता है, तो अपन कैसे निकालते थे, किसी भी एक में से दूसरे के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें। तो जैसे मान लो ए में से बी को माइनस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ए में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करो या बी के में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करो, ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 2 दैट इज 3, 4 माइनस का 1 दैट इज 3, एंड 2 माइनस का 2 दैट इज 0। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज और बताऊं, जैसे मान लो इस लाइन ए बी के डी क्या आ गए अपने पास 3 3 0, तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि इस लाइन के डी 1,1,0 भी होंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, डी एक्चुअली क्या है, प्रोपोर्शनेट नंबर है। डी क्या है अपने पास, प्रोपोर्शनेट नंबर है। देखो जैसे मान लो 1 2 और 2 ये किसी लाइन के डी हैं, तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 2,4,4 उसी लाइन के डी होंगे, ये बोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि अपन ने क्या किया है, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें 1 2 2 में। अब इसका उल्टा सोचो कि अगर 2 4 4 किसी लाइन के क्या होते, डी होते, तो अपने बोल सकते हैं ना कि 1 2 2 भी उसके क्या होंगे, डी होंगे। क्यों, अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, किसी भी कॉमन नंबर से अगर सब डिविजिबल हैं तो वो उसके डी हैं। अगर यहाँ पे आप सोचो कि हम नहीं सर हम तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 0, ये भी उसी लाइन के डी होंगे। कोई बोले नहीं सर हम तो √2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/√2 1/√2 और 0, ये भी उसी लाइन के डी होंगे। लेकिन अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए होते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये सिंपल लग रहा है समझ में आपको 110, तो इसी को लेके चलते हैं, है ना। इसमें हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी सी उटपटांग बन जाए। अब जैसे डी ऑफ ए बी तो आ गए अपने पास, अब अपन को किसके निकालने, डी ए सी के। तो डी ऑफ ए सी, अब ए सी के डी निकालने हैं, तो अब ए में से सी माइनस कर दो या सी में से ए माइनस कर दो। चलो इस बार मैं सी में से ए माइनस कर दे रहा हूँ, तो 2 - 1 कितना, 1, -3 माइनस का 4 माइनस का 7, 4 माइनस का 2 दैट इज 2। अब देखो यहाँ पर अपने पास 1 - 7 2 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे तीनों मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, है ना। अगर अपन सोचे 5 से डिवाइड करें तो कर सकते हैं, लेकिन वो काम बिगड़ जाएगा। अभी बढ़िया इंटीजर लिखे हुए हैं, बाद में अपने पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो देखो अपन को ए बी के डी भी पता लग गए और ए सी के डी भी पता लग गए। इसको अपन बोल देते हैं जैसे क्या, A1 B1 C1, इसको अपन बोल देते हैं A2 B2 एंड C2। अब अगर ये एंगल ए निकालना है तो अपन क्या लिखते हैं, cos ए, जो भी एंगल निकालना है उसका cos, क्या फॉर्मूला है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 न्यूमरेटर में। तो 1 × 1 1 प्लस 1 × -7 माइनस का 7 प्लस 0 × 2 0, यहाँ तक क्लियर है। होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a1² + b1² + c1², तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 2 एंड रूट के अंदर a2² + b2² + c2², तो 1 + 49 प्लस का 4, तो ये हो गया अपने पास रूट का 54। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा माइनस का 6 होल डिवाइडेड बाय 54 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3,
तो देखो √2 यहाँ से भी आएगा, या देखो तो टोटल अपन अगर 2 को अंदर ले जाएं तो क्या लिख लोगे, √108, 108 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा अपने पास, -6 अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है, बेसिक सी चीज है। तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा अपने पास, -6 अपॉन 6√3। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो cos a की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ गई, -1 अपॉन √3। या फिर एंगल ए जो है ये क्या निकल के आ गया, cos इनवर्स ऑफ -1/√3। अब देखो ये जो अपने पास cos a की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल होगा ए एंगल जो होगा वो कैसा होगा अपने पास, ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर है। सिमिलरली यदि आपको एंगल बी निकालना होता तो कैसे निकालते, बी जो है वो ए बी और बी सी के बीच का एंगल है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल है। तो अपन क्या करते हैं, ए बी के डीआर्स निकालते, बी सी के डीआर्स निकालते और उसका फॉर्मूला लगा देते। सिमिलरली अगर अपन को एंगल सी निकालना होता तो अपन ए सी के डीआर्स निकालते, बी सी के डीआर्स निकालते और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि यदि अपन को ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो अपन क्या कर सकते हैं, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल निकाल सकते हैं। आरी बात समझ में, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर दिस देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ये भी उसी टाइप का है। मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना, आप पॉज करके वीडियो को आप पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और इसको करके देखें, है ना, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 5 7, सी के कोऑर्डिनेट हैं -4 3 -6 और डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं अपने पास 2 9 2। ठीक, और अपन को अब निकालना है ए बी और सी डी के बीच का एंगल। मान लो ये सी है ये डी है, तो ये एंगल अपन को निकालना है। आ रही है बात समझ में। वीडियो को पॉज करें और इसको करके देखें, ठीक है कि नहीं। मैं इसका फिर आपको आंसर बता रहा हूँ। एल्गोरिथम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन को जब ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है अपन को ए बी के भी डी आर चाहिए और सी डी के भी डी आर चाहिए, और जब अपन को पॉइंट पता है तो अपन इसके डी आर्स निकाल के देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। इसका आंसर आ रहा है अपने पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर कि ए बी और सी डी के बीच का एंगल कितना है अपने पास, 0 डिग्री। अब देखो इसको अपन बिना एंगल का फॉर्मूला लगाए भी निकाल सकते थे। कैसे, अपन को एक चीज पता है कि यदि दो लाइंस पैरेलल होंगी, दो लाइंस कैसी होंगी अपने पास, पैरेलल होंगी, तो उनके डी आर जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो देखो यहाँ पर अगर अपन ए बी के डी आर्स निकालते, डी आर्स ऑफ किसके, ए बी के, तो क्या निकल के आता है अपने पास, 4 माइनस का 1 दैट इज 3, 5 माइनस का 2 दैट इज 3 एंड 7 माइनस 3 कितना, 4। एंड डी आर्स ऑफ सी डी निकालते तो ये क्या निकल के आते अपने पास, -4 माइनस का 2 माइनस का 6 फिर 3 माइनस का 9 दैट इज माइनस का 6 एंड -6 माइनस 2 दैट इज माइनस का 8। क्लियर है। अब आप देखो कि ये तीनों नंबर जो हैं वो एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। -2 से अपन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा अपने पास 3 3 एंड 4। जब इसके भी डी आर 3 3 4 हैं, इसके भी डी आर 3 3 4 हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी अपने पास, पैरेलल होंगी। ठीक है ना।
अब जैसे अपन ने 2D में पढ़ा है कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनका स्लोप क्या होता है m1 इक्वल टू m2। क्लियर है ये चीज? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट भी अपन को याद करना है, एमपी बोर्ड में स्कूल में काफी पूछा जाता है, सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं कि फाइंड दी एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब। किसी भी क्यूब के दो डायगोनल के बीच का अपन को एंगल निकालना है, ठीक है ना। इसमें कुछ स्टेप्स होंगी, उसके भी आपको रिजल्ट याद रखने हैं। तो देखो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड द एंगल बिटवीन any two diagonals of a cube। ठीक है कि नहीं, क्यूब के किन्हीं भी दो डायगोनल्स के बीच का अपन को एंगल निकालना है। अब सबसे पहले तो अपन क्यूब बना लेते हैं और फिर देखते हैं उसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं। आपको फील लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वैसे ही बताया आपको कि ये अपने पास जो है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड जो है 2 डायमेंशन प्लेन है और इस पर अपन क्या बनाते हैं, 3D फिगर, है ना। तो थोड़ा इमेजिन ही करना पड़ता है अपन को। ये अपने पास मान लो एक्स एक्सिस हो गई, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गई और ये अपने पास जेड एक्सिस हो गई, और ये शायद आपको क्यूब एक दिख रहा होगा। अब ये तो अपने पास ओरिजिन है, बाकी वर्टिसेस को भी अपन नेमिंग कर देते हैं। ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई, है ना, ये एफ और ये जी। क्लियर है ये चीज? अब देखो क्यूब जो है वो स्क्वायर का 3D वर्जन है, क्यूब जो है स्क्वायर का 3D वर्जन है। क्यूब में हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है। तो अपन जैसे मान लेते हैं कि ये जो साइड है ओ ए, कोई भी साइड ले लो, इनकी लेंथ सब क्या है, ए है। इन सब की लेंथ कितनी है, ए है। तो देखो जब ओ ए, इसकी लेंथ ए है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ए जो है वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अपने पास ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, ए कॉमा 0 कॉमा 0। क्लियर है ये चीज? अब बी जो पॉइंट है वो आपको कहां दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में, ये हवा में नहीं है, ये कहां पर है, एक्स वाई प्लेन में। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा, तो अपने पास बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए कॉमा 0। ऐसे ही तो पहुंचोगे बी तक, ओरिजिन से यहाँ ए चले, फिर यहाँ से वाई एक्सिस डायरेक्शन में ए चले, बी तक पहुंच जाएंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सी जो पॉइंट है वो कहां पर है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होगा, जेड 0 होगा, तो क्या आएगा अपने पास, 0 ए 0। ठीक है कि नहीं है? अब मैं यहाँ पे अलग से लिखते जाते हैं। देखो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा 0, बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा 0, सी जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे था, तो 0 कॉमा 0। क्लियर है? वाई कोऑर्डिनेट ए क्यों, ये भी समझ रहे हो या नहीं? ओरिजिन से अपन को यहां तक जाना है, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ए, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए। अब डी जो पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा कहां पर है, वाई जेड प्लेन में। ये जो डी पॉइंट है वो कहां पर है, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0 ए। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अपन बात करें किसकी, जी पॉइंट की। तो जी जो है वो जेड एक्सिस पर है, या सॉरी ए बी सी डी सीक्वेंस से आ रहे हैं ना, अपन ई की ले लेते हैं। अब देखो ई जो पॉइंट है वो किसी एक्सिस पर नहीं है, किसी प्लेन पर नहीं है। ई जो पॉइंट है वो हवा में टंगा हुआ है, आ रहा होगा आपको सामने, नजर आ रहा होगा। ई जो पॉइंट है वो कहां पर है, हवा में टंगा हुआ है। तो अब अपन ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, ई तक कैसे पहुंचोगे, एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस चलो, वाई में ए और जेड में ए। क्लियर है ये चीज? अब ई के बाद एफ के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एफ जो पॉइंट है वो कहां पर है, एक्स जेड प्लेन में, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? एफ के बाद क्या, जी। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने पास, जेड एक्सिस पर है, तो 0, 0, ए। आ रही बात समझ में?
अब इसके अंदर और ओ का कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन है, ये भी लिख लो 0,0,0,0। अब इसके अंदर आप देखो कि डायगोनल्स कितने हैं, ठीक है ना। डायगोनल इसके अंदर अपन कौन सी बात कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल की। एक होता है फेस डायगोनल, जैसे मान लीजिए ई बी ए एफ, ई बी ए एफ, ये अपने पास एक फेस हो गया। क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो देखो इस क्यूब का अगर इस फेस का अपन ये ड्रॉ करें, ई और ए को जोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल। और यदि अपन ई से अपोजिट कॉर्नर को, ई से क्या है, अपोजिट कॉर्नर को, मतलब रूम के एक कोने से वो अपोजिट नीचे वाला कोना, अगर ये अपन ज्वाइन कर दें तो ये कहलाएगा बॉडी डायगोनल। और यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, बॉडी डायगोनल की। क्लियर है। तो अब इसके अंदर बॉडी डायगोनल देखो कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले ओ से अपन ई को ज्वाइन कर दें, तो डायगोनल्स के बारे में लिख रहे हैं, डायगोनल्स। तो सबसे पहले ओ ई, सॉरी ओ ई, ओ से अपन ई जो हवा में पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दें। अब जी से किसको ज्वाइन करोगे, बी को, तो एक हो गया अपने पास जी बी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद एफ से अपोजिट साइड सी को ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा सी एफ। और ए से अपोजिट कौन सा पड़ेगा, ए के बिल्कुल अपोजिट डी, तो ए डी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब इन डायगोनल्स के अपन डीआर्स लिखें। डीआर्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब जैसे मान लो ओ ई के अपन को डीआर्स निकालने हैं, तो ओ ये है, ई ये है, एक में से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस कर लें, a माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, तो ए ओ ई के डीआर्स क्या आ गए, ए कॉमा ए कॉमा ए। अरे बात समझ में। अब नेक्स्ट अपने पास है जीबी, तो जीबी के अपन को क्या निकालने हैं, डीआर। तो अपन क्या करें, बी में से जी के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए, जीरो माइनस ए माइनस का ए, तो ये आ जाएगा अपने पास ए कॉमा माइनस का ए। क्लियर है ये चीज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास सी एफ, सी एफ, तो सी ये है, एफ ये है, तो एफ में से माइनस कर लें, तो ए माइनस जीरो ए, जीरो माइनस ए माइनस का ए, एंड ए माइनस जीरो ए। और ऐसे जब ए डी का निकालोगे, ए डी का, तो क्या आएगा, इसमें से ए माइनस कर लेते हैं, माइनस ए और ए। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट होल्ड करिए। अब नेक्स्ट अपने पास देखो कि इनके बीच का अपन को एंगल निकालना है। अब इसमें देखो सिमेट्री भी देखो, एक बार तीनों पॉजिटिव, फिर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये चीज आपको याद भी रखनी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन काम आ जाए। यहां तक तो समझ में आ गया। अब जैसे अपन को ओ ई और जी बी, इन दोनों के बीच का मान लो एंगल निकालना हो, वैसे तो अपन टोटल कितने एंगल निकाल सकते हैं, 6 एंगल निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, कैसे, अपने पास 4 लाइन्स हैं, 4 डायगोनल से मतलब 4 लाइन्स हैं, 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, तो अपने पास उनके बीच का एंगल आएगा। तो 4 में से 2 लाइन सिलेक्ट करने के तरीके कितने, 4c2, 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 6। तो अपने पास कुल मिला के 6 एंगल्स आएंगे। क्लियर है ये चीज। अब ये डायग्राम मैं मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, बना लेना आप अपनी कॉपी में। अब देखो ओ, अब जैसे मान लो अपन ओ ई और जीबी के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, किसका, ओ ई एंड जीबी, इनके बीच का अपन एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, वही कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से, तो कॉस थीटा 1 बोल दे रहा हूं इनके बीच का एंगल। तो ओ ई एंड जीबी तो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ए और ए माइनस ए। तो क्या आएगा, देखो a1 a2 मतलब ए स्क्वायर, प्लस b1 b2 का मतलब भी ए स्क्वायर, माइनस c1 c2 ए स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, और नीचे देखो रूट के अंदर 3a स्क्वायर, रूट के अंदर 3a स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 1/3। तो cos थीटा 1 कितना आ गया, 1/3, तो थीटा 1 किसके इक्वल, cos इनवर्स 1/3 के इक्वल। आ रही है बात समझ में। जो cos थीटा 1 आएगा वो कितना, सॉरी थीटा 1 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, cos इनवर्स 1/3 के इक्वल।
सिमिलरली अगर मान लो अपन निकालते जीबी और सीएफ के बीच में, है ना, तो यहां से देखो ए इंटू ए कितना आता है, ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर। तो ऊपर तो अपने पास क्या आता है, ये अपन किसके बीच का लिख रहे हैं, जीबी और सीएफ, जीबी एंड सीएफ। तो देखो कॉस थीटा टू, ऊपर तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर इसमें भी 3a स्क्वायर, इसमें और 3a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता, ऊपर माइनस ए स्क्वायर बचता। वैसे भी अपन जो एंगल निकालते हैं वो हमेशा कैसे निकालते हैं, एक्यूट एंगल निकालते हैं। अरे बस समझ में, दो लाइनों के बीच का एंगल जो निकाला जाता है वो एक्यूट एंगल निकाला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस भी आ रहा है तो भी अपन इसको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में जैसे अपन ने एंगल निकाला था उसमें माइनस में आ रहा था, तो अपन उसको देख के मैंने शायद ये बता दिया था कि वो ऑब्ट्यूस होगा, पक्का नहीं है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1/3। मतलब यहाँ पर भी अपने पास क्या एंगल निकल के आ रहा है, थीटा टू इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। तो जब भी आप दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/3। ये चीज आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा चौड़ा तो अपन करेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए सीधे याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, तो अपन क्या बोलेंगे, सीधे cos इनवर्स 1/3, है ना, पूछा गया है कॉम्पिटिशन में। और यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो डायगोनल्स के डीआर्स आते हैं वो क्या आते हैं, ए। अब देखो इनको भी अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो 1 1 1 हो सकते हैं, नहीं तो अगर अपन लेना चाहें तो अपन 1 1 1 भी डीआर्स ले सकते हैं। यहाँ पर 1 1 -1 1 -1 1 एंड -1 1 एंड 1। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी टाइप का इसका रिजल्ट बहुत याद रखिएगा। अब इसी में जैसे अभी आपसे क्यूब का पूछा है, ऐसे ही किसका पूछते हैं, क्यूबॉइड का। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, है ना, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अपन को याद रखना है। क्या पूछते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड, फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D वर्जन होता है। क्यूबॉइड जो है वो क्या है, रेक्टेंगल का 3D वर्जन है या नहीं। मान लीजिए ये अपने पास ये क्यूबॉइड बना, क्लियर है ये चीज, बहुत सुंदर नहीं बना है लेकिन समझ लो क्यूबॉइड बना। अब मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो है a, ठीक, ये जो हाइट है इसको मान लिया b, और ये जो विड्थ मान लें अगर इसको तो ये है अपने पास c। क्लियर। अब नाम दे देते हैं o, a, b, c, d, फिर e, f और g। अब इसमें भी देखो कोऑर्डिनेट लिखना चाहो, a के कोऑर्डिनेट a, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है। b के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो b तक कैसे पहुंचे हो, ओरिजिन से कितना a और यहाँ पे b, तो b के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, a, b, और z कोऑर्डिनेट 0 क्यों, xy प्लेन में है। c के कोऑर्डिनेट लिखना है तो c के लिए सीधे यहाँ चलना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है b, तो 0, b, 0, इस तरीके से अपन सारे लिख लेंगे। अगर मान लो f के कोऑर्डिनेट लिखना है तो f जो है वो xz प्लेन में है, तो देखो f तक कैसे पहुंचोगे, a, फिर y में तो चलना ही नहीं है, और यहाँ पे कितना c, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0, c, इस तरीके से लिखोगे, है ना। अब फिर अपन निकालेंगे वही, चार डायगोनल्स आएंगे, चार डायगोनल्स के बीच का क्या निकालेंगे अपन, चार डायगोनल्स के डीआर्स निकालेंगे। अब देखो डीआर्स निकालने के बाद जब एंगल निकालोगे तो मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ वो आपको याद रखना है, ये रिजल्ट सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए है, स्कूल में डायरेक्ट नहीं कर देंगे, स्कूल में तो जो प्रोसीजर है उस तरीके से करना है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। आ रही बात समझ में।
नीचे सिर्फ प्लस है और ऊपर जो है प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या है कि अपन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे ले सकते हैं, बस कौन से दो डिस्कार्ड करने हैं, प्लस प्लस प्लस, इस कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते, माइनस माइनस माइनस, इस कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते। इसके अलावा प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, इस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो टोटल तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन 8 में से 2 नहीं ले सकते, कितने बचे 6, और 4 लाइंस के बीच में 6 एंगल ही आएंगे, बताया था आपको, क्योंकि 4 में से 2 लाइन लेने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके, तो 6 एंगल आएंगे। तो सिर्फ ये एंगल डिस्कार्ड करना है। अब देखो इसको डिस्कार्ड भी क्यों कर रहे हैं, अगर अपने पास प्लस 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 ले लिया तो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या, कॉस इनवर्स 1 का मतलब आप अभी ऐसा समझ लो कि कॉस थीटा 1, तो कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या हो अपने पास 0 डिग्री। और डायग्राम में देख के आपको लग रहा है कि किन्हीं भी दो डायगोनल के बीच के एंगल 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर माइनस माइनस ले लेते तो ये आ जाता कॉस थीटा इक्वल टू -1, -1 होने का मतलब है एंगल कितना हो गया, पाई, है ना। तो ये भी डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर अपन को ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कार्ड करने हैं। इसके अलावा कुछ भी ले लो, वो अपन को क्या बताएगा, दो डायगोनल्स के बीच का एंगल। क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन का भी काफी पूछा गया है ना, स्कूल में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में तो इनके रिजल्ट काम आते हैं। अभी मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जो पहले पूछे जाते थे स्कूलों में, है ना, कंपटीशन में भी पूछे गए हैं और स्कूलों में भी पूछे गए हैं और अभी भी स्कूलों में पूछ लिए जाते हैं। कंपटीशन में तो बहुत कम आते हैं इस टाइप के, अब रिजल्ट ही है अगर काम आ जाए तो। अब नेक्स्ट अपने पास एक और फेमस क्वेश्चन है, क्या है कि अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल ऑफ अ क्यूब। एक लाइन है जो कि डायगोनल के सॉरी क्यूब के जो 4 डायगोनल हैं उनके साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रहा है। आई बात समझ में। एक लाइन है एल, एक लाइन है एल, ठीक। ये लाइन क्यूब के जो 4 डायगोनल हैं D1 D2 D3 एंड D4, इनके साथ जैसे एल D1 के संग अल्फा एंगल बना रहा है, एल D2 के संग बीटा एंगल बना रहा है, एल D3 के संग गामा एंगल बना रहा है और एल D4 के संग डेल्टा एंगल बना रहा है। ठीक है कि नहीं है। अब अपन से बोला कि प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा दिस इज इक्वल टू 4/3। ठीक है ना। तो अपन को ये प्रूफ करना है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा दिस इज इक्वल टू 4/3। कॉम्पिटिशन में क्या करते हैं, इस पर डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या साइन के टर्म्स में पूछ लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, या फिर कॉस 2 बीटा के टर्म्स में पूछ लेते हैं, जैसे अपने वाले कॉस कोसाइन के क्वेश्चन बने थे ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है डायरेक्शन कोसाइंस में, तो उस पर क्वेश्चन बने थे। तो ऐसे ही अपने पास इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट डीसीस, क्योंकि देखो अगर अपन को लाइन के बीच के एंगल निकालना है तो डीसी चाहिए या डीआर चाहिए। अगर डीसीस गिवन होते हैं तो अपन क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos थीटा दिस इज इक्वल टू L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। अगर अपन को क्या पता होते हैं, डीसीस पता होते हैं और डीआर पता होते हैं, तो वो तो अभी फॉर्मूला अपन यूज कर ही रहे थे। तो अपन मान लेते हैं लेट डीसीस ऑफ लाइन, लाइन के डीसीस जो हैं वो क्या है, L, M, N। अब एक चीज ध्यान रहे, L, M, N अगर ये लाइन के डीसीस हैं तो इनके स्क्वायर का सम मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये तो 1 के इक्वल हो गई, है ना। आगे कहीं क्वेश्चन में अगर आएगा तो इसकी जगह 1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास डीसीस ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है ना, इसके अपन को डीसीस निकालते हैं। तो देखो D1 D2 D3, अब जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की हेल्प लेंगे, और D4 4 डायगोनल्स है ना। जैसे मान लो एक डायगोनल
कि डायगोनल के डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे थे, ए ये आ रहे थे, या फिर अपन 1,1,1 बोल सकते हैं। अब जब डी आर 1,1,1 है तो डीसीज क्या होंगे, डीसीज के लिए इनको किससे डिवाइड कर दो, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3 से, तो √3 से डिवाइड कर दो, तो 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 ये क्या होंगे तुम्हारे पास लाइन के डी आर्स होंगे, सॉरी डीसीज होंगे। तो देखो डायगोनल 1 के अपन डीसीज क्या मान लेते हैं या क्या होंगे, 1/√3 1/√3 1/√3, क्लियर है ये चीज। अब D2 के निकालने हैं, तो D2 क्या, D2 मतलब दूसरे डायगोनल के, तो -a, ये ले सकते हैं डी आर्स। अब जब डी आर्स -a, लोगे तो डीसीज क्या हो जाएंगे, -1/√3 1/√3 एंड 1/√3। डीसीज पता हो तो डी आर्स पता हो तो डीसीज कैसे निकालते हैं, वही चीज अपन कर रहे हैं इसमें। अरे बस समझ में, कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो चीज अगर समझ में आ गई थी आपको तो ये भी समझ में आ रहा होगा। अब D3 जो डायगोनल है इसके डी आर्स अपन ने मान लिए a, -a, ठीक है ना, तो इसके डीसीज क्या होंगे, 1/√3 माइनस का 1/√3 एंड 1/√3, और D4 इसके डीसीज 1/√3 1/√3 एंड माइनस का 1/√3, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट अपन को निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है और ये प्रूफ करना है, या फिर अपन बोल रहे हैं कि ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल होगा, 4/3 के इक्वल। अब देखो अल्फा जो है वो किसके बीच का एंगल है, एल और D1 के बीच का, तो जब अपन कॉस अल्फा निकालेंगे तो कॉस अल्फा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, तो ये आएगा अपने पास L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाय कितना, √3, क्लियर है ये चीज। सिमिलरली जब अपन cos बीटा निकालेंगे तो cos बीटा का मतलब क्या हुआ, लाइन L और डायगोनल D2 के बीच का एंगल, तो ये कितना आएगा, L इंटू -1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, तो माइनस का L प्लस का M प्लस का N डिवाइडेड बाय कितना, √3। सिमिलरली cos गामा जब निकालोगे तो ये आएगा L माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय √3, एंड cos डेल्टा जब अपन निकालेंगे तो ये आएगा L प्लस एम माइनस का n डिवाइडेड बाय √3, क्लियर है, आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अपन को देख रहे हो यहाँ पे क्या करना है, इन चारों के स्क्वायर का सम करना है। जब इन चारों का स्क्वायर करोगे और उसको ऐड करोगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं है, कुछ जगह बचेगा अपने पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, जहां भी इस टाइप का लिखा दिखे उसकी जगह क्या लिखना है अपन को, 1 लिखना है, और बाकी L M N वाली जो टर्म होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो कुल मिला के अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 4, क्या ये 4/3, क्लियर है ये चीज। बोर्ड पे जगह नहीं है या आप अपनी कॉपी में करके देख लेना, इन चारों को स्क्वायर करना और ऐड कर देना, ठीक है ना, तो इसमें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जितनी भी जगह दिखे उसकी जगह तो क्या आ जाएगा 1, और बाकी टर्म देखोगे आप क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्लियर है ये चीज। अब इसी रिजल्ट पे बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन में कैसे, तो भैया ये वैल्यू पता है तो बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, बोले इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो निकाल सकते हैं, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, उस तरीके से निकल जाएगी, है ना, ये आप ट्राई करना। सिमिलरली दूसरा क्या पूछ लेते हैं, cos 2 अल्फा प्लस का cos 2 बीटा प्लस का cos 2 गामा प्लस का cos 2 डेल्टा, इसकी वैल्यू निकालो, ये भी अपने पास पूछ लेते हैं, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में और स्कूल में भी काफी पूछे जाते हैं। एल्गोरिथम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस
whose direction cosines are given by the equation। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस whose direction cosines are given by अब फिर एक रिलेशन दे रखी है क्या, L प्लस एम प्लस एन दिस इज इक्वल टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर बराबर 0। ठीक है कि नहीं। अपन को दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है जिनके डीसीज जो हैं वो इन रिलेशन से अपन को बताए गए हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है एल एम और एन की, मतलब इन पे हाईएस्ट पावर 1 है, और यहां पर क्या दे रखी है अपने पास, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। अब अपन क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी तरीके से, इन दोनों को सॉल्व करके किसी भी तरीके से एल की दो वैल्यू निकालेंगे, एम की दो वैल्यू निकालेंगे और एन की दो वैल्यू निकालेंगे। मान लो एल की अपने पास दो वैल्यू निकल के आ गई, एक L1 एक L2। सिमिलरली एम की भी दो वैल्यू निकल के आएंगी, M1 और M2, और दो वैल्यू क्यों निकल के आएंगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। एन की भी कितनी वैल्यू आएंगी अपने पास, N1 एंड N2। क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर L1 M1 N1 ये क्या होंगे, एक लाइन के डीसीस। ठीक है ना। अब बाद में देखेंगे ये डीसीस नहीं होते, एक्चुअल में डीआरस आते हैं, है ना। और L2 M2 N2 ये क्या होंगे, दूसरी लाइन के डीआरस। ठीक है। डीसीस तो बहुत रेयर है, जनरली क्या निकल के आते हैं, डीआरस, है ना। और उसको भी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपन। तो ये अपना प्रोसीजर रहेगा। अब अपन वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो देखो। सबसे पहले क्या करो, जो अपन को लीनियर इक्वेशन दे रखी है, मतलब L प्लस एम प्लस एन बराबर 0, ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यहां पर किसी भी एक की बाकी दो के टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक की बाकी दो के टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू माइनस टाइम m प्लस n। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ये अपन ने वैल्यू निकाल ली, है ना। अब अपन क्या करते हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है n की वैल्यू निकालना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, तो अपन यहाँ पर ऐसा करते हैं n की वैल्यू निकाल लेते हैं। L इज इक्वल n इक्वल टू माइनस का L और प्लस का n। क्लियर है ये चीज। ये अपनी पहली इक्वेशन होगी ना। अब ये n की वैल्यू जो है वो अपन क्या रख देंगे, क्वाड्रेटिक वाले में, है ना, मतलब जिस पे पावर 2 है, तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो क्या बचेगा, L स्क्वायर सॉरी L प्लस एन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, L प्लस एम का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का 2LM, दिस इज इक्वल टू 0। L स्क्वायर एम स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, LM इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन का अपन को यूज करके LMN की दो दो वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो अपने पास क्या निकल के आया है, L इंटू एम दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो L 0 के इक्वल होगा या फिर M 0 के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखना, अगर L 0 होगा तो N की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यदि L 0 है तो N की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट देयरफॉर N इज इक्वल टू माइनस का M। अरे बस समझ में, L अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 रख दो, तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का m। और यदि अपने पास m 0 होगा, m 0 हुआ तो n किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का l। अब ये अपने पास एक सेट हो गया, मतलब एक लाइन के dr से dc से भी पता करेंगे अपन, और ये दूसरी लाइन के dr और dc। अब देखो अपन लिख रहे हैं L1 M1 N1, मतलब पहली लाइन के डीआर लिख रहे हैं या डीसी लिख रहे हैं, अभी वो दिखेगा कि डीआर से या डीसी हैं। तो देखो
L इक्वल टू 0, ये तो पता है अपन को, ये तो साफ साफ निकल के आ गया। L 0 है और N और M क्या है, माइनस टाइम्स है एक दूसरे के। अब यहाँ पर अपन M की जगह अपने मन से कोई भी वैल्यू रखें, जैसे मान लो M की जगह 1 रखते तो N कितना आ जाता, -1। जीरो मत रखना, क्योंकि जीरो रखने पे सब कुछ जीरो हो जाएगा। M की जगह अगर 1 रखोगे तो N कितना आ गया, -1। M की जगह 2 रखोगे तो N कितना आ गया, -2। M की जगह 3 रखोगे तो N कितना आ गया, -3 एंड सो ऑन। कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, बस जीरो मत रखना। तो अगर अपन M की जगह 1 रख लेते हैं, मतलब M1 कितना हो गया, 1। एक सेट जो है वो L1 M1 N1 है, दूसरा जो सेट है वो L2 M2 N2 है। क्लियर है ये चीज? तो अब ये कितना आएगा अपने पास, 0 1, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और दूसरा अपने पास क्या है, L2 M2 और N2। ठीक है कि नहीं है? अब ये वैल्यू यहां से निकलेंगी। अब इसमें देखो L और L जो है वो -N, या N जो है -L के इक्वल है। L की जगह अगर 1 रखो तो N कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर अपन ने L की जगह 1 रखा, L की जगह क्या रखा, 1। M तो कितना है, 0। इसी ऑर्डर में लिखना है, पहले L फिर M फिर N, यही होता है ना। अब M की जगह क्या, 0, और N की जगह कितना अपने पास, -1। अरे ये बात समझ में, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। L M N इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो, वैसे तो अपन को पता है L M और N क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन क्या यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये कैसे पता करेंगे? अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होते तो इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता, 1 के इक्वल। क्या इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये डीसीस नहीं है, क्या है ये, डीआरस है। सिमिलरली ये भी जो निकल के आया वो क्या है, अपने पास डीआरस है। तो ये अपने पास दो लाइनों के क्या निकल के आ गए, डीआरस निकल के आ गए। बस अब अपन को क्या निकालना है, एंगल। तो थीटा अगर एंगल होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2, मतलब 0 इंटू 1 0, प्लस B1 B2 मतलब 1 इंटू 0 0, प्लस C1 C2 -1 इंटू -1 कितना, 1, होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 2 आएगा, और यहाँ पे भी रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास, 1/2। क्लियर है ये चीज? अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, π/3, मतलब 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो जब भी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या होगा, एक लीनियर दे रखा होगा और एक जो है वो क्वाड्रेटिक दे रखा होगा। अब जरूरी नहीं है ये क्वाड्रेटिक हो, कभी कभी L इंटू एम प्लस 2mn इस टाइप से भी दे दिया जाता है ना। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। आई थिंक तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अपन ने किया क्या है, लीनियर वाले से किसी भी एक की वैल्यू अपन वो कोई एक कैसे डिसाइड करेंगे, जो अपन को इजी पड़े, जिसकी कैलकुलेशन अपन को इजी पड़े। ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि -n² ये अलग से है, तो इसलिए अपन ने n की वैल्यू निकाली थी, तो ये निकाल ली। इससे अपने पास एक रिलेशन ये आ गई और एक रिलेशन ये थी। इन दोनों का यूज करके अपन ने L M N के दो सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी। दोनों सेट ऑफ वैल्यूज क्या बता रहे हैं अपन को, दोनों लाइनों के दिया। क्लियर है ये चीज? चलो इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखो। पहले तो कोशिश करना वीडियो को पॉज करके खुद से हो जाए, और नहीं हो मतलब पहले तो खुद ही करके देखो। चलो, और जहां अटक जाओगे तो आगे वीडियो देख ही लेना कैसा मतलब सॉल्व किया है इसको। यही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय। पहली रिलेशन दे रखी है 2l माइनस का m प्लस का 2n इक्वल टू 0, एंड दूसरी रिलेशन है mn प्लस का nl प्लस का lm बराबर का 0। ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हो, एक ये लीनियर है और ये कैसी है अपने पास, क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक। अब आप खुद ही देखो, इससे किसकी वैल्यू निकालना आसान है, कौन सा एकदम अलग से लग रहा है, m लग रहा है ना, 2l 2n है ना, और यहाँ पर m अलग है, m का कोफिशिएंट कितना है, -1। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, 2l माइनस m प्लस 2n बराबर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई, 2 टाइम्स l प्लस n। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब जो क्वाड्रेटिक दे रखी है वो कैसी, m² n² के फॉर्म में नहीं है, m इंटू एन n इंटू एन। देखो इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1, तो 1 + 1 2 स्टेप से समझ सकते हैं अपन, है ना। वैसे वो कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, वो तो डिग्री अपने पास 1 1 2 हो रही है, इसलिए बोल दे रहे हैं समझाने के लिए। तो m n प्लस का
एल एम प्लस का एन एल इक्वल टू 0, यही तो लिखा हुआ है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एम, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? एन प्लस एल प्लस का एन एल बराबर 0। एम की जगह क्या रखेंगे? 2 टाइम्स एल प्लस एन, तो 2 टाइम्स एल प्लस एन, और एल प्लस एन ये लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एन एल इक्वल टू 0। अब इसको स्क्वायरिंग कर लेते, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं और एड वेड कर लेते हैं जो भी हो रहा है। तो क्या आएगा अपने पास? 2l स्क्वायर प्लस का 4lm, 2ln और 2 तो 4ln प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का nl बराबर 0। क्लियर है ये चीज? अब 2l स्क्वायर प्लस का 4ln और ln, तो ये हो गया अपने पास 5ln और प्लस का 2n स्क्वायर बराबर है 0। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अपन को क्या करना है? देखो लास्ट क्वेश्चन में ऐसे किया था ना, 2 लीनियर फैक्टर बने थे, आप तो ऐसे समझो। अपने पास लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? एल एम इक्वल टू 0, इस टाइप का कुछ था। तो अपने पास ये 2 लीनियर फैक्टर हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया था। यहाँ पर भी ऐसे ही समझो, अब अपन को 2 लीनियर फैक्टर बनाने हैं। अब कैसे बना सकते हैं? 2l स्क्वायर प्लस 5ln को लिख लेते हैं 4ln प्लस का ln प्लस का 2n स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2l, क्या बचेगा? l प्लस का 2n, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n, क्या बचेगा? l प्लस का 2n बराबर का 0। तो यह आ गया अपने पास 2l प्लस n और l प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर है? अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 2l प्लस n इक्वल टू 0 और l प्लस 2n बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहीं से अपने पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज निकलेंगी। कैसे? अगर अपन इसको लेके चलते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि n जो है वो -2l के इक्वल होगा, और दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के लिए यहां से क्या बोलेंगे अपन कि l जो है ये -2n के इक्वल होगा। अब अगर n की वैल्यू -2l ले लें तो ये अपन पहली इक्वेशन में रखते हैं। पहली इक्वेशन ये थी, n की जगह क्या? माइनस का 2l, तो l माइनस का 2l, माइनस l और 2 टाइम्स, तो m किसके इक्वल आ जाएगा? m आ जाएगा अपने पास माइनस का 2l के इक्वल। क्लियर है ये चीजें? नहीं? और अगर अपन l इक्वल टू -2n लेके चलें, l इक्वल टू माइनस का 2n, तो -2n प्लस n माइनस n और 2, तो m इक्वल टू माइनस का 2n आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पर अपन कोई भी वैल्यू रख लें, l की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो लेट l बराबर 1। अब अगर l 1 होगा तो m कितना आ जाएगा? m कितना आ जाएगा? -2, और n कितना आ जाएगा? माइनस का 2। और सिमिलरली यहाँ पर l m n ये लिखना है अपन को। तो देखो अगर इसके अंदर n की वैल्यू 1 रख लोगे तो l और m कितना आ जाएगा? -2। क्लियर? तो अब L1 L2 सॉरी L1 M1 N1 ये एक लाइन के DRs हो गए। 1 -2 इनको DRC बोला जाएगा, है ना? DCs तो है नहीं क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं है। और ये तुम्हारे पास दूसरी लाइन के क्या हो गए? L1 M1 N1, ये दूसरी लाइन के क्या होगा अपने पास? DRs। क्लियर है ये चीज? अब जब DRs पता लग गए तो इनके बीच का एंगल निकल ही आएगा आसानी से, समझ गए होगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो स्कूल बोर्ड में पूछा जाता है ना? क्या किया है ध्यान से समझ लो। लीनियर, एक क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री की, लीनियर वाले से किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे, और वो किसी एक कैसे सिलेक्ट करेंगे? अपन ये सोचेंगे किससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, एक्सपीरियंस होगा, है ना? हम इस टाइप के काफी क्वेश्चन लगा चुके हैं तो हमें एक्सपीरियंस है कि हाँ इससे कैलकुलेशन आसान होगी। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, यहाँ से 2 लीनियर फैक्टर बनाना, ये 2 लीनियर फैक्टर बन गए। अब एक लीनियर फैक्टर से और पहली इक्वेशन से अपन को एक सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है ना, जैसे ये मिल रही है। दूसरे लीनियर फैक्टर से और फर्स्ट इक्वेशन से अपन को सेकेंड सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। ये अपन को DRs पता हो गए, है ना? तो अपन क्या निकाल सकते हैं? इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे।
अब नेक्स्ट आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, है ना, स्ट्रेट लाइन में, प्लेन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह काम आएगी, और उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो भी देखिए। मैं सिंपली आपको ये बोलूं, एक लाइन है L1, इसके drs अपन को दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है, ये इसके drs दे रखे हैं। L2 अपने पास एक लाइन है, इसके drs अपन को दे रखे हैं मान लो -1 2 एंड 2। अब अपन से बोला जाए फाइंड द drs ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन प्लेन पढ़ेंगे उसमें बहुत क्वेश्चन में यूज होगी, है ना। कंसेप्ट बता रहा हूं कि क्या यूज होने वाला है। अब अपन को एक लाइन L का क्या निकालना है, drs निकालना है, जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये अपन बोल रहे हैं L जो है इसके drs निकालना है जो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे अपन, कि फाइंड दी drs of a line which is perpendicular to line L1 and L2 whose drs are this and this, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि let drs of line L is a, b, c, जिसके हमें drs निकालने हैं वो क्या है, जिस लाइन के drs निकालने हैं वो क्या है, a, b और c। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L, ये होगा या नहीं। इट इम्प्लाइज, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो drs में क्या रिलेशन होगी, ये भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके drs में क्या रिलेशन होगी, दोनों के drs के प्रोडक्ट का सम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो a इंटू 1 a प्लस b इंटू 2 2b प्लस का 3c, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। क्लियर है ये चीज। ऑल्सो L2 जो है वो भी L के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू ए -a प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 2 इंटू सी 2c, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब अपने पास ABC में क्या हो गई, दो इक्वेशन बन गई और दोनों में कांस्टेंट जो है यहाँ पे कैसा है, 0। अब अपन को क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC क्या है, एक्चुअली drs है ना। अब इसके अंदर ABC की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल के आएगी, अपने पास ABC की कैसे वैल्यू निकल के आएगी, प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकल के आएगी। मतलब इस टाइप का कुछ रिलेशन आएगा, जैसे मान लो आ गया a/5, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं मैं, b/2 एंड c/3, है ना, ये आ गया। अगर मान लो इस तरीके से अपने पास एक रिलेशन आई है तो क्या अपन बोल सकते हैं कि 5 2 और 3 उस लाइन के क्या होंगे, drs, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, भले ही वो प्रोपोर्शन में लिखें। देखो एक लाइन के drs हैं 1 2 2, ठीक है कि नहीं है, 2 4 4, ये भी उसी लाइन के drs होंगे या नहीं। अब इनका अगर प्रोपोर्शन निकालोगे तो वो सेम आएगा या नहीं आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 2/4, आएगा या नहीं आएगा। तो अब जब 1 2 2 उस लाइन के drs हैं तो 2 4 4 ये भी उसी लाइन के drs होंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो इसकी जगह मैं ये लिख दूं a b c, ठीक है ना। अब a b c और 2 4 4 ये सेम लाइन के क्या हैं, drs होंगे। अरे बस समझ में, सेम प्रोपोर्शन में आ गए ना, drs क्या है, 3 नंबर जो सेम प्रोपोर्शन हो जाता है। अब उस नंबर को जैसे drs को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा था, 1 2 2, तो इसका मतलब 1 2 2 की जगह अपन ने ABC लिख दिया। अब अपने पास रिलेशन आ गई a/2 b/4 c/4। तो देखो जब ये drs हैं तो ये भी drs हैं, या उल्टा बोल लो, ये अपने पास drs हैं तो ये भी drs होंगे। क्लियर है ये चीज। तो कभी भी ऐसी रिलेशन निकल के आए और उनके नीचे जो नंबर होंगे वही आप ABC की वैल्यू मानेंगे। क्लियर है जी, या उन्हीं को drs मानेंगे। तो अब इस टाइप की रिलेशन कैसे आएगी, यही जो रिलेशन है, मतलब ये जो चीज अपन निकालने वाले हैं, ये आगे अधिकांश क्वेश्चन में होगा।
10 में से 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब कैसे निकाला जाएगा देखो, यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टाइप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे ना, a लिखा, उसके नीचे क्या आएगा तो इसको छुपा लिया, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 याद आ गया। फिर माइनस बी अपॉन इसको छुपा लिया 1 इंटू दिस, इस टाइप का काम करते थे। वही काम अपन करने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन दिस इज इक्वल टू सी अपॉन, जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे। अब कुछ टीचर्स क्या बताते हैं, यहाँ प्लस ले लो, प्लस प्लस प्लस, है ना, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जब प्लस लेते हैं मतलब इसको छुपाते हैं तो ऐसे ना जाते हुए वो ऐसे आते हैं, है ना। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। वो क्या करते हैं, इसको छुपा लिया, है ना। अब अपन तो 1 इंटू 2 करेंगे, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे। लेकिन अगर वहां पे प्लस भी लोगे तो फिर यहां से यहाँ नहीं आओगे, कैसे आओगे, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, डायरेक्शन चेंज हो जाता है बस। तो देखो a अपॉन a के नीचे क्या आएगा, तो a की टर्म को छुपाया, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 3 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 इंटू 2 4 माइनस फिर इस डायरेक्शन में 2 इंटू 3, फिर माइनस बी के नीचे क्या आएगा तो इसको छुपा लो। मेरे वाले में डायरेक्शन हमेशा पहले ऐसे फिर ऐसे, अरे वो समझ में, ऐसे फिर ऐसे। तो 1 इंटू 2 माइनस सॉरी प्लस का 2 माइनस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस का 3। क्लियर है ये चीज। और फिर सी अपॉन तो 1 इंटू 2 2 माइनस, इसको छुपाया अपन ने, 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस 1 इंटू 2 कितना आ गया, माइनस 2। तो ये अपने पास आ गया a अपॉन माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन 4। तो a अपॉन माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू b अपॉन माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू c अपॉन 4। देखो आगे इस टाइप की रिलेशन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डीसीज ऑफ लाइन, ये आ गए -2 -5 एंड 4। या मान लो आपको 2 माइनस 1 प्लस है, आपको 1 प्लस रखना है या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 -4, ये भी बोल सकते हो उस लाइन के डीआर। अरे बात समझ में। तो ऐसे अधिकांश क्वेश्चंस आएंगे अपने पास के बोला कि L1 L2 दो लाइन है, ऐसी लाइन के डीआर्स निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल 2 स्टेप का काम है। पहले तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के 2 इक्वेशन बना लोगे, ठीक है ना, ऐसी 2 इक्वेशन बना लोगे। फिर दोनों में क्रैमर रूल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अपन बोलते हैं उसको लगाकर इस टाइप की रिलेशन निकाल लोगे। जैसे ही इस टाइप की रिलेशन आ जाएगी अपन क्या बोल देंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं वो लाइन के क्या कहलाएंगे, डीआर्स कहलाएंगे। क्लियर है। कभी कभी मान लो कैलकुलेशन जब करते हो तो जैसे मान लो उसके नीचे 0 आ गया, तो ये मत समझना कि अनडिफाइंड हो गया कि सर आपने बताया था डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है अपने को, डायरेक्शन रेशियो। ये कोई वैल्यू थोड़ी ना निकाल रहे हैं कि अपने पास 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, यहाँ अपन डीआर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू 0 आ गई तो डीआर्स अपन क्या बोल देंगे, -2 0 4 -2 0 4। और यदि अपन -2 से डिवाइड करना चाहें तो 1 0 एंड माइनस का 2, ये भी उसी लाइन के डीआर्स होंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज और बची हुई है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने एक जो बच रहा है वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, है ना। ये अपन ने वेक्टर में भी पढ़ा था और ये अपने पास 3D में भी है। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अनदर लाइन। अपन को किसी एक लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरी लाइन पर। अब इसमें किस तरीके से पूछा जाता है वो देखिए। जैसे मान लो आपको एक लाइन ये दे दी L और बोला कि इस लाइन के डीसीस, डीआर्स नहीं, क्या दे रखे हैं अपन को, डीसीस L M N, ये अपन को इस लाइन के क्या दे रखे हैं, डीसीस दे रखे हैं। और अब अपन को निकालना है एक लाइन सेगमेंट AB का प्रोजेक्शन, एक लाइन सेगमेंट AB का प्रोजेक्शन। इस A के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं x1 y1 और z1, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, z2।
अपन को इस ए बी सेगमेंट का इस लाइन एल पर प्रोजेक्शन निकालना है। एल लाइन के अपन को डीसीज दे रखे हैं और इस ए बी सेगमेंट में ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या बताया था कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके एंड पॉइंट से जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो अपन ने ए और बी से एल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो सी डी होगा वो क्या होगा अपने पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन एल। दिस सी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन एल। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो अगर अपन यहां से एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन खींचें इस पर बी डी पर, ठीक है ना, और ये एंगल को अपन क्या मान लें, थीटा, तो ये एंगल भी अपने पास थीटा ही होगा। अरे बात समझ में, ये आपने पढ़ा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अपन को निकालना क्या है, सी डी निकालना है। तो देखो जब अपन ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको अपन एम बोल दे रहे हैं, तो जो ए एम होगा वही सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। जो ए एम होगा वही किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। तो यदि अपन ए एम निकाल दें तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन निकल के आएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये ए बी अपन को पता है, तो इस ए बी की लेंथ पता कर सकते हैं अपन, है ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी की लेंथ पता हो जाएगी। और ये अपन को निकालना है, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है। तो अपन रिलेशन लगाते हैं कौन सी, cos थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा दिस इज इक्वल टू बेस मतलब ए एम डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी, ये लगा दें। तो ए एम अपने पास क्या निकल के आ गया, ए बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कॉस थीटा अपन को निकालना है, कॉस थीटा अपन एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं ना। अब एंगल जब निकालना है तो अपन को ए बी और इस लाइन एल के या तो दोनों के डी आर चाहिए या दोनों के डी सी चाहिए। अब इसके अगर अपन को डी सी पता है तो क्या अपन इस लाइन ए बी के डी सी निकाल सकते हैं। अगर ए बी के डी सी निकाल लिए फिर अपन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो इसको तो बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डीसीस ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का, ए बी लाइन के अपन को क्या निकालने हैं, डीसीस निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले तो डी आर निकालोगे कैसे, एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को माइनस करके, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस का z1। ये तो क्या आ गया अपने पास, डीसीस। अब इसको आप डिवाइड किससे करोगे, तो देखो डिवाइड अपन किससे करेंगे, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इससे अपन ने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये तो डी आर्स आ गए ना अपने पास। और जब डी आर्स पता होते हैं, जब अपन को डी आर्स ए बी सी पता होते हैं तो अपन डिवाइड किससे करते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर इन्हीं तीनों के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर भी तो यही करेंगे, जब डी आर्स अपन को पता होगा ये तब इन्हीं रूट के अंदर इन्हीं के स्क्वायर के सम से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है वो एक्चुअली है क्या, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है या नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है वो ए और बी के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका मतलब अपन को जब डी आर को डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए बी से। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दी। अरे बात समझ में, अपन ने पास ये निकाला, इससे डिवाइड करना है और ये है क्या, ए बी के इक्वल, तो अपन सबको ए बी से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जब अपन को ए बी के डीसीज पता लग गए, एल लाइन के डीसीज पता लग गए, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू L1 L2। तो देखो L इंटू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी आएगा प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। और तीनों के नीचे ए बी है तो इकट्ठा ए बी लिख देते हैं। तो ये आ गया अपने पास कितना, ए बी। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए बी इंटू कॉस थीटा। तो जब ए बी का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करोगे तो देख रहे हो ए बी से ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए एम ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस m टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस n टाइम्स z2 माइनस z1। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन एल।
समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अपन ने क्या किया है कि यहाँ से ए से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, बीडी पर। ये जो एम है वो सीडी के इक्वल होगा। अब अपन ने इस ट्रायंगल ए बी एम के अंदर कॉस थीटा रिलेशन लगाई तो एम अपॉन ए बी निकल के आ गया। अब एम किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इंटू कॉस थीटा, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कॉस थीटा निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि इस ए बी के डीसीस निकाले। ए बी के डीसीस निकालने के लिए पहले ए बी के डीआरस निकाले। डीआरस कैसे निकालेंगे, एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को माइनस करके। तो एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को माइनस करा तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये निकल के आ गया। उसके बाद अपन को इसको डिवाइड किससे करना था, रूट के अंदर इन्हीं के स्क्वायर के सम से। तो इन्हीं के स्क्वायर के सम के रूट से अपन ने डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। ए बी के इक्वल है, इसका मतलब तीनों को ए बी से डिवाइड कर दिया। अब cos थीटा जब अपन लगाएंगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आएगा। तो देखो L इंटू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी प्लस M इंटू y2 माइनस y1 अपॉन ए बी प्लस N इंटू z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। तीनों के डिनोमिनेटर में ए बी आ रहा है तो इसका मतलब तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ए बी। अब जब अपन को निकालना था क्या, ए बी इंटू कॉस थीटा, मतलब इस पूरे को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये बचेगा। तो क्या रिजल्ट है, याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जिसका डीएसीज दे रखे हैं, जिसके डीसीज दे रखे हैं उसका, और ये जो पॉइंट जिसका अपन को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन, उसके डीआरस का। जिसका अपन को डीसीज दे रखे हैं वो लाइन है ना, वो लाइन के डीसीज अपन ने ले लिए, और जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके डीआरस के मल्टीप्लिकेशन का सम, वो क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोजेक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इसके भी डीआरस दे देंगे और इसके डीसीज की जगह डीआरस दे देंगे। तो जब इसके डीआरस दे दिए जाएं तो पहले क्या निकालना है, डीसी, क्योंकि जो अपने पास एक्सप्रेशन निकल के आया है उसमें एल एम एन क्या है, इसके डीसीज हैं। क्लियर है जी। अगर बाय चांस इसके अपन को क्या दे दिए, डीआरस दे दिए, तो अपन पहले क्या निकालेंगे, इसके डीसीज निकालेंगे। और यहाँ पे तो अगर 2 पॉइंट देगा अपन को, यहाँ पर क्या देगा, 2 पॉइंट, तो अपन क्या करेंगे, उन 2 पॉइंट से डीआरस निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, प्रोजेक्शन। क्लियर है ये। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको नहीं आए तो मुझे आप व्हाट्सएप करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे दोबारा इसको समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे ये अपना 3D का पहला अध्याय खत्म हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर पे स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन के लिए भी आपको डीसीज डीआरस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये जो आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। शुरू के 3 लेक्चर अच्छे से बिल्कुल कर लेना, तब जाके आगे की राम कहानी समझ में आएगी। क्लियर बच्चों, चलिए गुड बाय, टेक केयर।